नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े प्रदेश की सियासी हलचल को लेकर। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है और उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन भी थाम लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी काफी लंबे समय से प्रयासरत थी और आरपीएन सिंह राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे, ये उनका दावा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और कुछ बड़ी खबरें और भी जो हैं वहां से जुड़ी हुई उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, सृष्टि सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अवनीश साख्य हमारे साथ भाजपा से हैं, मनीष पांडे जी हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सृष्टि जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। मैं पहला तो रिएक्शन चाहूंगा आप पे इससे कि क्या कहेंगी इस पे आप? मैं यही कहूंगी कि अभी आरपीएन सिंह गए तो गए। भाजपा के लिए मेरा एक सवाल है कि उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आज भाजपा सत्ता में होते हुए सेंटर में और स्टेट में उन्हें ऐसी लीडरशिप की क्या कमी पड़ गई कि दूसरे पार्टियों के उन नेताओं को लाके टिकट देना पड़ रहा है जो पिछले चुनाव में हारे थे। तो आज अगर हम जितिन प्रसाद का एग्जाम्पल लें उत्तर प्रदेश में, या हम सिंधिया जी का एग्जाम्पल लें, अब आरपीएन सिंह जी भी आ गए, तो भाजपा में उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले नेता क्या कम पड़ गए हैं, या है ही नहीं, या बचे ही नहीं, कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही पार्टी चला रहे, उसके नीचे कोई लीडरशिप है ही नहीं, जिसकी वजह से दूसरे पार्टियों के रिजेक्ट्स को आपको लेना पड़ रहा है, उनको टिकट देना पड़ रहा है। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, अभी फिलहाल आपने दिल्ली में एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कराई एक पार्टी की ऐसी प्रत्याशी की जो वधू है, मतलब किसी पर्टिकुलर फैमिली की बहू रही हैं, इसलिए आपने उनको दिल्ली में ज्वाइनिंग दी। वो भी हार रही थी पिछला चुनाव। तो हारे हुए लोगों को अपनी पार्टी में सम्मिलित करने की ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? बस मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। जी अवनीश जी, जवाब आपकी ओर से आना है। योगेंद्र जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा, परिवार जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है और राजनीति में किसी को मना नहीं किया जाता। खुद के परिवार बिल्कुल है, लेकिन इसलिए दूसरे आप पहले सुन लीजिए। मैं आपकी बात में शांत रहा तो आप मेरी बात भी सुन लीजिए। जितना बड़ा परिवार हो उतना अच्छा रहता है। यदि कोई हमारे विचारों से प्रभावित है और उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो हमारे विचारों के साथ आना चाहता है, मिलना चाहता है, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और वो हमारे परिवार में शामिल होते हैं। आपके साथ समस्या यही रही है, जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ समस्या यही रही है। वो ना तो दूसरों को जोड़ना चाहते हैं और जो अपने हैं उनको भी निकाल देना चाहते हैं। तो आपकी जो कंडीशन है वो तो आपको अब देख ही रही है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे सेंटर में हो, चाहे कहीं पे भी हो। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा था और ये और बढ़ रहा है। परिवार में जोड़ने की बात कर रहे हैं कि एक हमारे आईडीआई कोई है सज्जन, उनका ये सवाल है कि आप परिवार की बात कर रहे हैं कि आप उन्हें शरण दे रहे हैं। देखिए, शरण देना, अब वो ऐसे कोई गुंडे या मवाली या वैसे तो है नहीं। नहीं, शरण कोई जरूरी नहीं है कि किसी गुंडे मवाली को ही दी जाती है। साथ के साथ अच्छे शरण किसी को भी दी जा सकती है। आपने कहा कि इनके यहाँ पे कद्र नहीं होती है तो उस वजह से फिर हमारे यहाँ पे उन जगह देते हैं। नहीं, कद्र की बात नहीं है। अगर देखिए, सभी लोगों ने, अब आप जिसका भी स्टेटमेंट सुनेंगे, जो भी पार्टी छोड़ के हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो एक बात क्या कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए आना चाह रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग इस बात से सहमत हैं कि हम जो है अब हम अपनी विचारधारा में आ रहा हूं। सृष्टि जी आपके पास हम अपनी विचारधारा को बदलकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसीलिए वो सारे लोग आ रहे हैं। और ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अगर कल को सृष्टि का भी हृदय परिवर्तन होता है तो उनका भी स्वागत और अभिनंदन। सर, राष्ट्र निर्माण के लिए 5 साल के लिए आते हैं? क्योंकि मेरा सवाल इस वजह से है कि पिछली बार आपके पास में मिस्टर सैनी, मिस्टर मौर्य, कई जो समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों में जा रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए आए थे। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब बातें हो रही थी उस वक्त कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग आ रहे हैं, फिर राष्ट्र निर्माण चुनाव के वक्त वापस अपने उसमें निकल जाते हैं बांध। तो ये ऐसा क्यों? राष्ट्र निर्माण भी आप लोगों ने आजमाने की कोशिश नहीं करते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारे काम है, चुनाव लड़ना ही काम नहीं है? देखिए, ऐसा जब भी कोई आता है
तो ऐसा नहीं है कि उसका वो सब कुछ एकदम प्री डिसाइडेड करके ही आता है कि नहीं साहब हम ऐसा ही काम करेंगे। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आया है ना, तो उस समय वो यही कहता है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए आ रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं, इसीलिए हम कार्य करना चाहते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है कुछ लोगों का, जिनकी जो है अगर राष्ट्र निर्माण किसी को, चलिए मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि राष्ट्र निर्माण केवल बीजेपी में आके ही हो सकता है, दूसरे दलों में नहीं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 2014 से पहले जो गांव और शहरों का अंतर था वो बहुत बड़ा था। आज क्या है, आज गांव में भी वो मूलभूत व्यवस्थाएं दी गई हैं कि लोग शहरों में अब नहीं भागते हैं, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वहां पे जो है जो राशन दिया जा रहा है उसकी व्यवस्था है, चाहे सड़क की व्यवस्था हो। तो ये अंतर भारतीय जनता पार्टी ने कम किया है और इसको ही हम राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं। अगर इससे प्रेरित होकर हमारे पास कोई आता है तो हम उसका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और उसको ससम्मान अपनी पार्टी में लेते हैं, उसका किसी भी तरीके से सम्मान कम नहीं होने देते। चलिए अवनीश जी, अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता है कि सब समझती है कि ऐसे वक्त पे क्यों आया जाता है। अगर कोई तकलीफ में होता है तो बहुत पहले से जाना चाहिए, जब चुनावी मौसम होता है उसी वक्त क्यों? ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, सियासी गलियारों में नहीं, आम जन के बीच में। चलिए समाजवादी पार्टी से अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। राष्ट्र निर्माण की डेफिनेशन अभी आपने सुनी, इस वजह से लोगों का दूसरी जगह से मोह भंग होकर भाजपा की ओर अग्रसर होता है कि राष्ट्र निर्माण करना है तो इधर जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे मित्र अवनीश जी बोल रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की भाषा, ये इनकी विचारधारा है। जिस विचारधारा पे आपको याद होगा आदरणीय पटेल जी ने पहले ही उस विचारधारा पे बैन लगवा दिया था आरएसएस के रूप में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इनको पहले तो समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद जो होता है हिंदू मुस्लिम से राष्ट्रवाद नहीं होता है। राष्ट्रवाद जो बनता है इस देश के लोगों से राष्ट्रवाद बनता है, जिसके अंदर देश की भावना जागृत होती है। देश की भावना कब जागृत होगी? जब उनको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी। अभी इन्होंने, जैसे हमारे मित्र ने बोला कि मूलभूत सुविधाएं, इनके कथन अनुसार तो जब से ये इनकी सरकार आई है तभी से मूलभूत सुविधाएं मिली है, अदरवाइज उसके पहले कभी मिली ही नहीं या किसी और सरकार ने दी नहीं है। अगर आप सिर्फ 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 200 रुपए का झोला देने को आप राष्ट्रवाद बताते तो ऐसा राष्ट्रवाद आपको मुबारक हो। अगर आप मुफ्त में वैक्सीन देने को आप राष्ट्रवाद बता रहे हैं तो ऐसा राष्ट्रवाद आपको मुबारक हो। क्या इसके पहले कालरा नहीं आया था या हैजा नहीं आया था या देश में लोगों को पहले से वैक्सीन नहीं मिली थी? लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा जनता को कि राष्ट्रवाद का पैमाना क्या है और राष्ट्रभक्ति के पैमाना क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, सबको पता है। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि लोगों की, जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आप उन पे बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जब प्रदेश हमारा सशक्त होगा तभी हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अभिषेक जी, मुद्दों पे को चुनाव लड़ रहा है, अभी मुद्दों पे को चुनाव लड़ता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय अखिलेश यादव जी मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। कितने घंटे तक उस सभा में मुद्दे टिक पाते हैं? मुद्दों की बहस होती है कहीं पे? नहीं, बिल्कुल मुद्दे, मैं जितने भी चैनल पे आज भी मैंने जितने भी डिबेट मैंने किए हैं, सब मुद्दों पे ही बात हो रही है, सब के सब मुद्दों पे ही बात हो रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ मुद्दों पे ही बात कर रही है, चाहे वो आप किसानों के मुद्दे पर बात कर लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कीजिए, चाहे आप महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात कर लीजिए, चाहे आप बिजली परियोजना के मुद्दे पर बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पत्रकार भाइयों ने जब सत्य दिखाया तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने वाली यही पार्टी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में इकलौते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हो गए जिनको अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटवाने पड़े, जिनके ऊपर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, तब उसके बाद उन्होंने हटाना बंद किया हुआ है। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कोरोना काल में अपने लोगों को सत्ता दिलाने के लिए लॉकडाउन नहीं किया, और जो वही भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश जल रहा था
तो पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे, और जब लोग अपनों को खो रहे थे, शमशान घाटों पे जब जगह नहीं थी, तब जाकर के शमशान घाटों को ढकने का काम कर रहे थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि 20,000 करोड़ जानना चाहूंगा अभिषेक जी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि लेकिन आप अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को आप लोग क्यों नहीं समझा पाते हैं कि वहां जाना ठीक नहीं है? आपका जो रेस्पेक्ट है वो तो यही मिल सकता है। जिस राह पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं वो यही एक राह है, वो समझा क्यों नहीं पाते हैं हम किसी भी दल से? नहीं, देखिए, ये जो व्यक्ति जाता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ जुड़े रहना चाहता है कि नहीं जुड़े रहना चाहता है। हम कितना भी लाख प्रयास कर लें, अगर उसको वहां से कुछ ज्यादा का मोह मिला हुआ होगा तो वो बिल्कुल मोह की तरफ जाएगा, जैसा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की रीति नीति रही है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। वापस आऊंगा अभिषेक जी, वापस लौटूंगा आपके पास में। मनीष पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। आप भी राजनीति के अंदर, युवा वाहिनी भी अपना भाग्य आजमा रही है। ये सारे दल बदल का दल और ये सारी चीजें चल, उसके बीच कहां आप लोग अपना भविष्य तलाश रहे हैं? युवा वाहिनी जो है पूरे रूप से योगी जी के लिए काम करती है जी। और परम पूज्य महाराज जी को अपना आदर्श मानती है। और बहुत पहले से लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री के रूप में युवा उनको देखेंगे कि योगी जी आएंगे तो दंगा होगा, योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो दंगा चालू हो जाएगा। अब बताइए 5 साल में कोई एक दंगा हुआ इनके मुख्यमंत्री बनने? एक ऐसा मुख्यमंत्री आपने कोरोना काल में भी देखा। और परम पूज्य महाराज जी, कोई ऐसा हो सकता है, मैं अगर होता मुख्यमंत्री और मेरे पिताजी की अर्थी उठ रही होती, मुझे पता लगता कि मेरे पिताजी मर रहे हैं, मरने वाले हैं, मर गए, और उसके भागा चला जाता। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो राज धर्म के प्रति समर्पित, और ये देखा कि मेरे पिताजी को ना देख करके अपने सारे बच्चों को देख रहा था, प्रदेश के बच्चों को, प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की जनता को, तो अपनाया, अपने बच्चे की तरह अपनाया। और उस कोरोना काल में आपने देखा इस तरह से देश के मुख्यमंत्री। मनीष जी एक सवाल है मेरा, मनीष जी एक सवाल है आपसे मेरा। आप इस देश के सजग नागरिक हैं, आप मतदाता हैं, उत्तर प्रदेश के निर्माण में आपका बड़ा योगदान रहेगा। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि दल बदल की जो बात आती है, कोई राष्ट्र निर्माण की बात करता है, कोई कहता है कि समाजवाद की विचारधारा से, कोई कहता है कि नेहरू की विचारधारा से, अपनी अपनी बातें होती हैं, लेकिन दल बदल एक नाम है इसका। और दल बदल को क्या हम अवसरवादिता नहीं कहेंगे? आप सर इससे पहले भी देखे, यही दल के बड़े बड़े मुखिया, कभी राहुल गांधी जी भी गठबंधन किए, कांग्रेस से गठबंधन किए, और गठबंधन सर अलग बात है, मैं दल बदल की बात कर रहा हूँ मनीष जी, मैं दल बदल की बात कर रहा हूँ। गठबंधन और दल बदल में बहुत अंतर है। नेता दल बदल क्या, एक दल से दूसरे दल में आना, अगर उसे राष्ट्रवाद की समझ में आ जाता है कि नहीं, जैसे आज अर्पणा यादव कहती कि नहीं, मैं मोदी जी के विचार से सहमत हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, राष्ट्र निर्माण में तो सारे ही दल पलट जाती है अचानक। आपको क्या लगता है कि दूसरे दल राष्ट्र निर्माण नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, कई दल को मिल करके राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाए। एक गठबंधन जो आपने पूर्व में गठबंधन की सरकारें देखी है, तब भी वो नहीं कर पाए, तो आप कैसे कह सकते? चलिए मनीष जी वापस आऊंगा, समय का मैं एक राउंड और करना चाहूंगा। जी मनीष जी वापस आऊंगा, वापस लौटूंगा। पांडे साहब वापस लौट रहा हूं आपके पास में। सृष्टि सिंह के पास जाना चाहूंगा एक बार। सृष्टि, आपने सबको सुना होगा, अभी राष्ट्र निर्माण की बात होती है या फिर दल बदल करके जो लोग आते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी, खैर आइडियोलॉजी किसी राजनीतिक दल की अभी बची नहीं है, बेशक कोई कितना भी दम भरे उसमें, लेकिन दौर है और अब यही सब कुछ चलेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आरपीएन सिंह हो चाहे दूसरे नेता हो, एक सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के अपने नजदीदी जो लोग हैं, चाहे जतिन प्रसाद हो या फिर आरपीएन सिंह हो या फिर ज्योतिरादित्य, अगर प्रश्न तो करवा लो, एक लोग जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? उधर से कॉल आ रही है बार बार। अभिषेक जी आपकी आवाज आ रही है, अभिषेक जी आप म्यूट कर लीजिए अगर बात कर रहे हैं तो। आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों के भरोसे लंबे समय तक कांग्रेस ने स्ट्रगल किया और अब वो चले जाते हैं तो उनका नुकसान होगा, वो खामियाजा कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, जो जा रहे हैं अभी, राहुल गांधी जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बात कही थी
कि आज कांग्रेस में वही रहेगा जो लड़ सकता है, जो आज डर जाएगा, आज इनके गुंडा प्रवृत्ति है उससे अगर कोई डर जाए, जो इनके ईडी और सीबीआई से कोई डर जाए, वो पार्टी छोड़ के चला जाए, वो जा सकते हैं। राहुल गांधी जी के करीबी नेता जो थे, ये लीडरशिप डेवलप की थी राहुल गांधी जी ने डेवलप की, एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की डेवलपमेंट हुई वहां पे। आज वो नहीं है हमारी पार्टी में, क्योंकि उन्हें सत्ता मोह था, वो चले गए, मंत्री बन गए दूसरे पार्टियों में जाने के बाद, तो दूसरी पार्टियों में वो गए, बहुत धन्यवाद है उनका, हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनके करियर को आगे बढ़ाया, सब कुछ मिलने के बाद वो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो धन्यवाद, आप जितने साल हमारी पार्टी में रहे, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूंगी। लेकिन जब बात राष्ट्र निर्माण की होती है, तब ये भी हमें सोचना पड़ता है कि आज राष्ट्र निर्माण कर कौन रहा है, ये निर्माण की बात कर रहे हैं या हम नष्ट करने की बात कर रहे हैं। बिकॉज आज अगर उत्तर प्रदेश को ही हम ले, ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है, तो क्यों उत्तर प्रदेश इतना बदहाल रहा है, सबसे न्यूनतम पायदान पे क्यों है? सवाल तो ये पूछना है। राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो इंडिया और चाइना का हम सिचुएशन देख लें, लद्दाख में हम सिचुएशन देख लें, अरुणाचल प्रदेश में देख लें, ये राष्ट्र निर्माण नहीं है। राष्ट्र निर्माण ये होता है कि हमारे जो आज जनता है 20% उत्तर प्रदेश, पूरे देश की 20% जो जनता है सबसे गरीब वर्ग की, उसकी आय 53% कम हुई है, तो ये किसका राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं? और उसी वक्त में इस देश के सबसे अमीर 20% की आय 38% बढ़ी है। तो आप कोरोना का भी रोना नहीं रो सकते कि कोविड काल था इसलिए इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, गरीब गरीब हो गया। अगर देश का सबसे गरीब इंसान और गरीब होता चला गया, आधे से भी कम उसकी आय हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर सबसे अमीर इंसान की आय 38% में वृद्धि हुई उसकी, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है। तो आपको ये बताना पड़ेगा जनता को, कब तक ये राष्ट्रवाद के पीछे छुपते रहेंगे? राष्ट्रवाद होती है जनहित की बातें, जनता के हित की बातें करिए। 45 इयर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है आज इस देश में, वो राष्ट्रवाद जनहित की बात करिए आप। क्या जनता नहीं है इस देश में? क्या जनता को जवाब नहीं चाहिए आपसे? कब तक ये राष्ट्रवाद का नारा लेंगे, राष्ट्र निर्माण का नारा लेंगे? राष्ट्र निर्माण राष्ट्र के लोगों से होता है, और आज इस देश के लोग परेशान हैं आपसे, आपकी गलत नीतियों से, आपकी पॉलिसी से, आपकी महंगाई और बेरोजगारी से। तो जवाब तो आपको देना शशि जी, मैं जवाब दिलवाता हूँ, समय कम है। जा रहा है वो एक किसान विरोधी सोच से मेल रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो और हमारे देश के किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, 700 किसानों की शहादत हुई। वो मोदी जी उस विचारधारा के जिन्होंने बोला कि मेरे लिए थोड़ी मरे थे वो किसान। तो ये विचार से जो भी मैं लौटूंगा, मैं समय का अभाव में जवाब ले लेता हूँ एक बार में, मैं जवाब लेता हूँ अवनीश से। जी अवनीश, आपके पास आना चाहूंगा मैं राष्ट्र निर्माण की डेफिनेशन को लेकर के, क्योंकि जब अगर आप राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे तो विपक्षी दल हमला भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। हम लोग क्या चाहते हैं, हम गांव और शहरों का जो अंतर है उसको खत्म करना चाहते हैं, और जो कि हमने किया उस पे हमारी सरकार शुरुआत से काम कर रही है। दूसरी चीज, हम इस भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे, उसके लिए धारा 370 हमने खत्म की, और आज ये अखंड भारत का निर्माण हो चुका है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक प्रधान, एक विधान और एक निशान की बात जो हम कहते थे वो हमने लागू की है। लोग इस पे जो है चर्चा किया करते थे कि 370 खत्म कर देंगे तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। आज एक बूंद भी खून नहीं बहा है, इसके बावजूद हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस भारतवर्ष को अखंड भारत बनाने का काम किया है। ये हमारे राष्ट्र निर्माण का दूसरा ये एक 2 मिनट मुझे जरा सवाल, इनका सवाल उत्तर प्रदेश पे। समय कम है, मैं उत्तर प्रदेश पे, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश पे अपना जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा। बिल्कुल 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए हुआ करती थी, आज वही प्रति व्यक्ति आय 97,000 रुपए है। आप डाटा को कंफर्म कर लीजिए। दूसरा, 1.61 करोड़ नई इकाइयां जो है, इतना रोजगार जो है डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप डाटा पे ही आती हैं तो 1.61 करोड़ का नया रोजगार डेवलप किया गया है। 1.5 लाख लघु और छोटी उद्योग की इकाइयां डेवलप की। एक ऐसा 2022 के बीच में 16 लाख एग्जिस्टिंग नौकरियां खत्म हुई है। कौन सा डेटा मैं कह रहा हूं, ये सरकारी डेटा की बात कर रहा हूं, सबसे ऑथेंटिक होता है। आपकी चले समय कम है, मैं एक बात जानना चाहूंगा अवनीश जी, एक बात जानना चाहूंगा अवनीश जी,
अवनीश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता आज कि गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है? ये अक्सर बात उठती है, आपको नहीं लगता ये बात कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है? ये आपको नहीं महसूस हो रहा इस बात का? कोरोना हो, चाहे कुछ नीतियां हो, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन आपको कभी एहसास हुआ इस बात का? योगेंद्र जी, इस देश के आम इंसान से जीएसटी वसूला गया, जबकि अमीरों का कॉर्पोरेट टैक्स वेव ऑफ किया गया। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे अविनाश जी यहाँ पे? देखिए, ऐसा है, कॉर्पोरेट टैक्स, आप मुझे नहीं पता कि आपने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आज कॉर्पोरेशन ही नहीं होंगी तो नौकरियां, एक मिनट, आपको नौकरियां कहां से आप देंगी? रोजगार आप कहां से डेवलप करेंगी? तो कभी कभी जैसे जब कोरोना जैसी स्थिति होती है, जब कोरोना जैसी स्थिति होती है तो आपको इंडस्ट्रीज को भी कुछ ना कुछ टैक्स में रिबेट देना पड़ता है, ठीक है ना? अगर इस इकोनॉमिक्स को आप नहीं समझते, हम आपके साथ में बनते रहेंगे। समय का अभाव में रोकना चाहूंगा, मुद्दे बहुत हैं, लंबा वक्त हमारा चुनाव के बीच रहेगा, हम आप लोगों को जोड़ते रहेंगे, लेकिन आज ये चर्चा करना प्रासंगिक था, इस वजह से मैंने आप लोगों को जोड़ा। मैं मनीष जी आपके पास नहीं आ पा रहा दूसरी बार, उसके लिए सॉरी। और चलिए, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।